हेलो, दिस इज़ डॉक्टर दानिश। वेलकम टू NFA क्लासेस। आज का ये जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये पार्ट्स ऑफ ए जीन, ठीक है। जीन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं एंड इट्स एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स, और किसी भी यूकैरियोटिक सेल में कैसे जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है ये बताएंगे इसके बारे में। तो ये जो वीडियो लेक्चर है दरअसल ये बहुत ही मैं आपको एक जर्नल वे आपको बताऊंगा कि जर्नल सिनेरियो में क्या एक जीन होता है और किस तरह से ये अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो सबसे पहले लेट्स बिगिन द क्लास, और सबसे पहले हम जो लेते हैं वो जीन को ले लेते हैं कि जीन क्या है। एक्चुअली जीन इज़ अ पार्टिकुलर सेगमेंट ऑफ DNA। पहला पॉइंट में ही मैंने लिखा है कि जीन इज़ अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ DNA दैट कोड्स फॉर ए स्पेसिफिक ट्रेट, यानी कि DNA का एक पर्टिकुलर सेगमेंट होता है जो कि किसी एक खास ट्रेट के लिए या कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे हाइट, आपका जो कैरेक्टर हाइट है उसके लिए कोई एक जीन रिस्पॉन्सिबल होगा, और आपके स्किन के कलर के लिए हो सकता है मल्टीपल जीन हो या एक जीन हो जो रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। तो अगर हम इसे दूसरे सेंस में समझें तो जीन क्या होता है। जीन को आपको मालूम होगा कि मेंडल ने दरअसल जीन को फैक्टर्स कहा था, और बाद में इन्हीं फैक्टर को ये माना गया कि यही जीन थे जो मेंडल जिसको फैक्टर कह के पुकार रहे थे। और मेंडल के जो लॉस थे वो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बोले जाते हैं। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस मेंडल ने दिए थे। तो जीन इज ऑल्सो अ बेसिक फिजिकल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जो हमारे माँ बाप से हमें जो कैरेक्टर्स आते हैं उनके लिए भी जो रिस्पॉन्सिबल यूनिट होती है, जो रिस्पॉन्सिबल फिजिकल यूनिट होती है वो जीन ही है, ठीक है। इसके अलावा जो है आप ये समझिए कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने एक क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं आपको मालूम होगा कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होते हैं, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो पास ऑन करते हैं, ठीक है। और कैसे करते हैं, दरअसल प्राइमरली जो होता है ये क्रोमोसोम्स DNA के बने होते हैं जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, और DNA का जो सेगमेंट है यही आपका जीन है जो यहाँ पे है। तो ये जो DNA के सेगमेंट होते हैं, DNA का जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है ये प्रोटीन पे रैप करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, और इस रैपिंग को समझाने के लिए सबसे बेस्ट मॉडल जो है वो न्यूक्लियोसोम मॉडल है जो यहाँ दे रखा है। जो स्ट्रक्चर में न्यूक्लियोसोम यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि न्यूक्लियोसोम क्या है कि ये जो होते हैं दरअसल प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन की सब यूनिट्स होती हैं, ठीक है। ऑक्टा हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं, और इनके चारों तरफ ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये रैप होता है, और इस रैपिंग से ही और इनके कंडेंसेशन से ही ये जो क्रोमोसोम्स हैं आपको, ये जो क्रोमोसोम्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये क्रोमेटिन मटेरियल की रैपिंग से ही दिखाई देते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये जब सेल डिवीज़न नहीं हो रहा होता है, सेल इंटरफेज स्टेज में होती है, तो ये जो जेनेटिक मटेरियल, ये जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है ये बहुत ज़्यादा होता है ना, मतलब बहुत ज़्यादा दूर दूर मतलब कंडेंस फॉर्म में नहीं होता है। और जैसे ही सेल डिवीज़न में एंटर करती है, डिफरेंट फेजेस में एंटर करती है डिवीज़न की, वैसे ही जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो यहाँ पे क्रोमोसोम का शेप ले लेता है, यानी कि कंडेंस होके क्रोमोसोम में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब हम बताएंगे कि जीन के क्या पार्ट्स होते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से जीन के पार्ट्स होते हैं। तो इस वाले पॉइंट में मैंने आपको समझाया है कि जीन के 3 पार्ट होते हैं। दरअसल यहाँ पे जो आप देख रहे हैं जीन के, यहाँ पे ये देखिए जो देख रहे हैं ये जीन है, पर्टिकुलर सेगमेंट है DNA का। इसमें 2 पार्ट दे रखे हैं, देखिए एक तो ये एक्सॉन होगा और एक ये यहाँ पे इंट्रॉन होगा। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही सेगमेंट को यहाँ पे दिया हुआ है, और इसका एक एक्सॉन जो होता है दरअसल ये कोडिंग सीक्वेंस है, और कोई भी जीन जो है वो खुद को एक्सप्रेस करके जो कोई एक फिनोटाइपिक रेशो देती है, एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है, तो वो एक्सॉन ही की वजह से होता है। इंट्रॉन जो पार्ट है जीन का ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है, और ये कोड नहीं करता है किसी भी पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए। रेगुलेटरी सीक्वेंस जो होते हैं ये आप याद रखें कि जो तीसरा वाला सीक्वेंस है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये एक्सॉन के एक्सप्रेशन को को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो चलिए आगे चल के आपको थोड़ा सा
जीन का दिखा दें कैसे होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि पार्ट्स ऑफ ए जीन एंड इट्स एक्सप्रेशन, इसको समझाया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, दरअसल ये जो पार्ट है, ये वाला, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये रेगुलेटरी सीक्वेंस है, यानी कि इसको हम फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये रेगुलेटरी सीक्वेंस है। रेगुलेटरी सीक्वेंस में देखिए आप क्या क्या आता है। रेगुलेटरी सीक्वेंस में एनहांसर आते हैं और प्रोमोटर्स आते हैं। ठीक है, एनहांसर जो होते हैं, एनहांसर ऑब्लिक करके साइलेंसर भी लिखा हुआ है। तो एनहांसर और उनका जैसे नाम है, जैसे इसका नाम बता रहा है कि एनहांसर जो है वो ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि जीन जो है वो पहले ट्रांसक्राइब होगी, देन ट्रांसलेट होगी, उसके बाद ही प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। तो एनहांसर जो है वो रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को किसी हद तक बढ़ा देते हैं, तो इसलिए इनको एनहांसर कहा जाता है। और साइलेंसर का काम होता है रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को डिप्रेस करना, थोड़ा स्लो डाउन कर देना। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये प्रोमोटर्स। प्रोमोटर में जो होते हैं, प्रोमोटर जो होते हैं ये, अच्छा, जो एनहांसर होते हैं ये 1000 बेस पेयर के या 1000 न्यूक्लियोटाइड्स के हो सकते हैं, जबकि प्रोमोटर जो होते हैं ये थोड़े छोटे होते हैं एनहांसर के कंपेरिजन में, और ये जो होते हैं ये फ्यू हंड्रेड न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। ठीक है, और ये जो पोर्शन है आपने यहाँ देखा होगा कि ये एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये mRNA में एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। तो ये जो पोर्शन है ये एक्सप्रेस नहीं होता है, mRNA में ट्रांसक्राइब नहीं होता है, पर ये होता है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, दरअसल इस प्रोमोटर से बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आके बाइंड कर जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा कुछ जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है, जो कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए मेन एंजाइम है, वो भी प्रोमोटर से ही आके जुड़ता है, और इसके बाद ही आपका जो ट्रांसक्रिप्शन है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये आपने देखा है कि प्रोमोटर हो गए, और आप यहाँ पे एक चीज़ और देख रहे होंगे, ये है 5UTR। 5UTR दरअसल वो रीजन है, इसका 5UTR की जो फुल फॉर्म है 5 प्राइम, UTR का मतलब होता है अनट्रांसलेटेड रीजन। दरअसल इस पोर्शन का ट्रांसक्रिप्शन तो होगा, देखिए यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन तो हो रहा है, पर इसके आगे जो है फर्दर ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है ना, तो इसका ट्रांसलेशन नहीं होगा। ठीक है, बल्कि यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे देख लीजिए, ये यहाँ पे आके एक्सप्रेस नहीं कर रहा, और सिर्फ प्रोटीन इस रेड वाले पोर्शन से ही बन रही है। ठीक है, तो इसमें आप ये देख पाएंगे कि 5UTR रीजन होता है। 5UTR रीजन जो होता है वो इनिशिएशन कोडॉन के अपस्ट्रीम होता है। अपस्ट्रीम रीजन मतलब जो इनिशिएशन कोडॉन है उसके 5 प्राइम जो एंड होता है उसकी तरफ होता है। तो ये आप देख ही रहे हैं कि ये वाला जो एंड होगा ये 5 प्राइम एंड होगा। ठीक है, यानी कि ये इधर जो होगा वो 5 प्राइम होगा, और इधर होगा 3 प्राइम एंड। ठीक है, तो ये 5 प्राइम एंड की तरफ होगा इनिशिएशन कोडॉन के, और ये जो आपको रीजन दिख रहा है ये पूरा है ना, ये जो रीजन है ये एग्जैक्टली आपका जीन का वो पार्ट है जिसमें मोस्ट ऑफ द रीजन जो है वो एक्सॉन है, और इसके अलावा जो आपको ये ग्रे में दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये इंट्रॉन है। इंट्रॉन दरअसल कोड नहीं करेगा पर ट्रांसक्राइब होगा, ट्रांसक्रिप्शन में ट्रांसक्राइब होगा। ठीक है, इसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये जो ब्लू कलर से ये टर्मिनेटर है। ठीक है, दरअसल ये टर्मिनेटर रीजन जो होगा ब्लू में आपको जो दिखाई दे रहा है, इस रीजन से पहले ही जो ट्रांसक्रिप्शन है उसका एंड हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा भी है, देखिए, यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ से एंड हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले क्या होगा कि जब
ये डीएनए है एक, है ना। डीएनए जब ट्रांसक्रिप्शन फेज में जाएगा तो क्या होगा, इससे एमआरएनए बनना है। आपको मैंने बता दिया कि एनहांसर और प्रमोटर जो है वो ट्रांसक्राइब नहीं होता है। 5 यूटीआर रीजन जो है वो ट्रांसलेट नहीं होगा पर ट्रांसक्राइब होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए कि ये रीजन भी 5, ये वाला रीजन भी, प्लस ये आपके एक्सॉन्स और ये इंट्रॉन जो नीचे बने हुए हैं, इंट्रॉन है ना, ये सारे के सारे। और यहाँ पे जो लास्ट में जो टर्मिनेटर रीजन है, ये यहाँ पे ये जो है ये ट्रांसक्राइब होगा और ट्रांसक्राइब होके क्या बना देगा, ये एक प्री एमआरएनए बना देगा। तो यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक प्री एमआरएनए है, एक प्री एमआरएनए है। और प्री एमआरएनए होने की वजह से इसमें क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन के बाद पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस होंगे, जिसमें क्या होगा, इससे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, सही से साफ होगा, लिख नहीं पाया। तो ये जो प्री एमआरएनए है इसमें जो है वो मॉडिफिकेशंस होंगे। मॉडिफिकेशंस में क्या होगा, ये रीजन, ग्रे वाला जो रीजन है, ये वाले और ये वाले जो रीजन है, ये रिमूव हो जाएंगे। और रिमूव होने के बाद जो आपका एक्सॉन होगा, एक्सॉन को फिर से स्प्लिट कर दिया जाएगा, यानी कि वो उनको साथ में इकट्ठा कर दिया जाएगा। और एक मैच्योर ये वाला जो है, ये है एक आपका मैच्योर एमआरएनए बनेगा, ठीक है। मैच्योर एमआरएनए बनेगा, वो तो प्री एमआरएनए था। तो यहाँ पे ये बनता है। और इसके बाद आप ये देखिए कि मैच्योर एमआरएनए बनने के बाद फिर ट्रांसलेशन हो। अच्छा, मैच्योर एमआरएनए जब बनेगा तो इसमें आप ये देखिए, इसमें 2 चीज़ें और ऐड हो जाती हैं, जैसे आप कहते हैं 5 प्राइम कैप और पॉली एडिनिन टेल, है ना। जिसको पॉली एडिनिन टेल जब इसमें जुड़ती है तो इसे पॉली एडिनाइलेशन भी कहते हैं, है ना। तो पॉली एडिनाइलेशन जो होता है, ये भी टर्मिनेशन में, यूकैरियोट्स में जो टर्मिनेट होती है जीन के ट्रांसक्रिप्शन जब एंड होता है, तो उसके लिए ये बड़ा हेल्पफुल होता है। जब ये आके इससे जुड़ेगा, पॉली एडिनिन टेल जब इससे जुड़ेगी तभी जाके ये टर्मिनेट होगा, इसका ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट हो जाता है। और जो आपका 5' एंड है, तो ये जो पॉली एडिनाइलेशन जो होता है वो 3 प्राइम एंड पे होता है, ठीक है। और ये आपका 5 प्राइम एंड पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप नीचे वाले स्ट्रक्चर में आप समझ सकते हैं, ये आपका 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ठीक है। तो ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन के वक्त ही इंट्रॉन निकाल दिए जाएंगे, आपके जो एक्सॉन है वो स्प्लिट हो जाएंगे, एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। और इनका जो 5 प्राइम पोजीशन है उस पर 5 प्राइम कैप आके जुड़ेगा और 3 प्राइम पे पॉली एडिनिन टेल जुड़ेगी, जिस प्रोसेस को आप पॉली एडिनाइलेशन कहेंगे। और इसके बाद ये जो एक्सॉन है ये इस प्रोटीन में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, इस प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा ट्रांसलेशन के बाद, और एक फिनोटिपिक रेशियो आएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर किसी वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए गुड बाय।